क्या भूमिका है आरक्षण को लेकर क्षत्रिय महासभा की? आरक्षण एक इतना विषैला सर्प है, यहाँ का एक तक्षक के रूप में बैठा हुआ है। इस पर संशोधन और समीक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। यह पहला आरक्षण संबंधी एक ऐसा कानून है जिसकी आज तक समीक्षा ही नहीं हुई। पहला ऐसा कानून है जिसकी समीक्षा करने से लोग डरते हैं। जिनके लिए हमने ये आरक्षण पद्धति लागू की, क्या उनको वास्तविक लाभ मिला? आरक्षण में बदलाव होना चाहिए आरक्षण की प्रक्रिया में। कि एक तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। देश काल और परिस्थितियों के आधार पर कानून का जन्म होता है कि हम ओबीसी को क्रीमी लेयर से बाहर करते हैं, तो एससी एसटी को क्रीमी लेयर से बाहर क्यों नहीं करते हैं? ऐसा कौन सा कारण है जिसमें इसमें हम संशोधन या समीक्षा करने से डरते हैं? अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर सिंह भदौरिया संत गुरु नानक देव जी के गुरु शंकर देव की जयंती समारोह कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान न्यूज से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार को आरक्षण की नीति की समीक्षा करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा ने महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण की समस्या का समाधान नहीं निकाला तो आने वाले समय में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए यह खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर सिंह भदौरिया जी, जो कि वृंदावन में गुरु नानक जी के गुरु शंकर देव जी के जयंती समारोह में पहुंचे हैं। सबसे पहले वृंदावन में आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता है मुख्य अतिथि के रूप में। राधे राधे। इस संपूर्ण देशवासियों को श्री कृष्ण की जन्मस्थली और मेरी भी जन्मस्थली पर आज मैं हूँ। मुझे बड़ा गौरव हो रहा है। जब जब मैं मथुरा आता हूँ, मुझे मेरे जन्म यहाँ पर हुआ तो मुझे उसका याद आती है और मुझे एक नई अनुभूति मथुरा से, हर बार एक नई अनुभूति लेकर के मैं मथुरा से जाता हूँ। आज शंकर देव जी जो गुरु नानक देव के गुरु के रूप में विख्यात हुए, उनकी आज 574वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। शंकर देव जी एक अद्भुत, जो उनके आगे देव लगा है वो निश्चित रूप से एक अद्भुत देव थे। उन्होंने संपूर्ण विश्व में एकता और अखंडता को उस समय जगाने का काम किया। वैष्णव धर्म को सही अनुभूति कराने का उन्होंने काम किया। भारत में उस समय एक कहावत थी, आज भी बहुत प्रचलित है, कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर वाणी। क्योंकि हर 3 कोस पर वाणी का प्रभुत्व बदल जाता है। जैसे ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा ब्रज की भूमि की एक सीमित भाषा रह गई, तो उस समय हिंदी को सभी जगह की एक भाषा माना जाए। उसमें उन्होंने, चूँकि बिहार का एक बहुत बड़ा भाग था, नेपाल उस समय भारत में था, तो वहाँ मैथिली का चलन था। आसाम और पूर्वोत्तर राज्य में वहाँ अमोखिया और आसामी भाषा का प्रभुत्व था। यहाँ हम आ जाएं, उत्तर प्रदेश में आ जाएं, तो यहाँ ब्रज भाषा, और इधर चले जाए तो अवध भाषा का था। तो इन सब का उन्होंने एक सम्मिश्रण प्रस्तुत किया। तो शंकर देव जी को हिंदी साहित्य के एक विख्यात जनक के रूप में भी उनकी पूजा होनी चाहिए, उनको मानना चाहिए, और सारी संपूर्ण भाषाओं को हिंदी के रूप में उन्होंने एक करने का अभूतपूर्व कार्य किया। क्योंकि आप क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज के दौर में जब हम बात करते हैं आरक्षण को लेकर, क्या भूमिका है आरक्षण को लेकर क्षत्रिय महासभा की? मैं अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एवं क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते साथ साथ इस देश के इस कानून के विषय में मेरा एक विशेष अभिमत है। यह पहला आरक्षण संबंधी एक ऐसा कानून है जिसकी आज तक समीक्षा ही नहीं हुई। मेरी सबसे बड़ा प्रश्न ये है, मैं संसद के बैठे लोगों से एक विनम्र निवेदन करता हूं कि स्थितियां कुछ भी हों, पहला ऐसा कानून है जिसकी समीक्षा करने से लोग डरते हैं। कम से कम इस पे समीक्षा तो कीजिए, इससे किसको क्या लाभ मिला, किसको क्या लाभ मिलना चाहिए, जिनके लिए हमने ये आरक्षण पद्धति लागू की, क्या उनको वास्तविक लाभ मिला, कितने लोगों को मिला,
कितने लोगों को मिलना चाहिए या उसका क्या मानते हैं कि आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण में बदलाव होना चाहिए आरक्षण की प्रक्रिया में? मैं आरक्षण होना ना होने पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूं। मैं सबसे बड़ी दो चीजों का प्रश्न लगाता हूं कि एक तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो भी कानून बनता है उस समय की देश की वर्तमान की स्थितियां, देश काल और परिस्थितियों के आधार पर कानून का जन्म होता है। आज देश काल और परिस्थितियां बदली हुई हैं, इसलिए उसकी पहले समीक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात, मेरी महत्वपूर्ण मांग है कि हम ओबीसी को क्रीमी लेयर से बाहर करते हैं, तो एससी एसटी को क्रीमी लेयर से बाहर क्यों नहीं करते हैं? उन पर क्रीमी लेयर क्यों नहीं लागू करते हैं? हम वरिष्ठ जनों का कानून लगाते हैं, उन पर हम क्रीमी लेयर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं कि भाई रेलवे में आरक्षण में जो वरिष्ठ लोग हैं अगर वो क्रीमी लेयर में है तो आरक्षण उनसे किया गया, तो इसमें हम क्रीमी लेयर का संशोधन क्यों नहीं करते? ऐसा कौन सा कारण है जिसमें इसमें हम संशोधन या समीक्षा करने से डरते हैं? अच्छा, बेसिकली हम बात कर रहे हैं क्योंकि अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा का नेतृत्व आप करते हैं, और जब कोई राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व किया जाता है तो कहीं न कहीं समाज के तमाम हितों को भी ध्यान में रखा जाता है। क्या मानते हैं कि क्षत्रिय लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए या फिर इस देश में आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए? देखिए, आरक्षण जो है, मैं बता रहा हूं कि इस देश की उन्नति में एक नाक के रूप में बैठा हुआ है। आरक्षण एक इतना विषैला सर्प है, यहाँ का एक तक्षक के रूप में बैठा हुआ है। इस पर संशोधन और समीक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। जब तक इसकी समीक्षा और संशोधन नहीं होगी, मैं ये नहीं कहता कि किसको मिलना चाहिए, मैं ये कह रहा, और इसका प्रारूप क्या होना चाहिए, मैं उस प्रारूप पर भी नहीं जाता हूं। मैं सबसे पहले जाता हूं कि समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा ही नहीं होगी तो किसको दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो? ये आरक्षण का प्रारूप क्या था? आरक्षण का प्रारूप क्या आर्थिक था? हमने दिया तो आर्थिक था या जाति व्यवस्था था, क्या था? और आज क्या है? क्योंकि देश, हर कानून देश काल परिस्थितियों के आधार पर जन्म लेता है। आज देश काल परिस्थितियां क्या कह रही हैं? आज हम क्या आरक्षण को सिर्फ अपना वोट बैंक मान करके चल रहे हैं? अगर वोट बैंक मान कर चल रही है सरकार तो समीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है, सरकार करेंगी भी नहीं। क्या मानते हैं कि वर्तमान में सरकारें आरक्षण को वोट बैंक मान रही है? यही मैं कह रहा हूं, अगर आरक्षण पर समीक्षा नहीं होती तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि सरकारें आरक्षण को सिर्फ अपना वोट बैंक मानती हैं कि आरक्षण है तो हमारा वोट निश्चित है, और इसलिए उस पर समीक्षा भी करना नहीं चाहती। क्योंकि आप पॉलिटिकल भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और एक तरह से मैं कहूँ तो आप एक दार्शनिक के रूप में भी हैं। बहुत अच्छा आप वक्ता के रूप में बात करते हैं। राजनीतिक रूप से मैं आपसे बात करूँ तो चूँकि 2024 का चुनाव भी आ रहा है, 2024 और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए गोविंद जी, मुझे बहुत अच्छा याद आ गया, आज आपका चेहरा देख करके मुझे पुनः स्मृति याद आ गई कि मैं मथुरा आया था और आपके चैनल पर मेरा एक इंटरव्यू हुआ था और एक साक्षात्कार आपने लिया था। उस समय मैंने साक्षात्कार में कहा था, और उस समय शायद आपको हास्यप्रद लगा था या आपके दर्शकों को भी लग सकता होगा। मैंने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी। उसका प्रारूप मैंने आपको बता दें, ये आरक्षण का विरोध उनको इसमें खा जाएगा। इनको किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से इसमें बदलाव होगा। इसकी 100% मैं गारंटी लेता हूं कि इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, और वो मेरा कथन 100% सत्य हुआ। उसी कथन को मैं संज्ञान में लाते हुए मैं 24 के कथन को भी ले रहा हूं। वर्तमान में सरकार की स्थिति क्या है, 24 को आप किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ज्वलंत प्रश्न है। ये सरकार, केंद्र की सरकार से मैं फिर अवगत कराना चाहूँगा, या फिर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और फिर सो रहे हैं। आपने जो 10% का सामान्य जाति को आरक्षण देने का एक लॉलीपॉप दिया, उस लॉलीपॉप को उसने लोकसभा में स्वीकार किया और आपकी सरकार रिपीट बनवाई 19 में, लेकिन जनता उस लॉलीपॉप को जान चुकी है। अब अगर आरक्षण पर तत्काल प्रभाव से 24 से पहले समीक्षा नहीं की गई, आरक्षण का ज्वलंत प्रश्न को हल नहीं किया गया, तो इसका परिणाम बहुत विपरीत रूप से सरकार को देखने को मिलेगा। ये मैं भविष्यवाणी करता हूं और घोषणा करता हूं। जब आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, दूसरा एक हिंदुत्व तो भी बड़ा मुद्दा रहता है। क्या मानते हैं कि 24 में बीजेपी को फिर हिंदुत्व का लाभ मिलेगा?
मैंने पहले भी कहा था आपको कि हम धर्म के अनुसार किसी भी कानून को देश की परिस्थिति में धर्म जाति के आधार पर लागू नहीं कर सकते। धर्म और जाति के आधार पर जो चीज़ें होती हैं वो एक कुछ समय तत्कालिक परिस्थितियों में तो आप उनका लाभ ले सकते हैं, लेकिन जब लंबी परिस्थिति आती है, लंबी चीज़ें आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ती है और आदमी के यह दिल में उत्पन्न होती हैं। दिल के साथ वो दिमाग का भी लेने लगता है। जब दिमाग का उपयोग करने लगता है तो उसके समझ में आती है कि मुझे किस दिशा में जाना है। तो मेरा आप प्राय समझ रहे होंगे कि अब आदमी दिमाग का भी उपयोग करने लगेगा कि मुझे किस दिशा में जाना है। ये सरकार के लिए संकेत होगा। और बात यह है कि चुनावों में राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, ये तमाम ऐसे शब्द चलते हैं, तो मानते हैं कि क्या चुनावों में पार्टियों को इन शब्दों का लाभ मिलता है? देखिए, सरकारें अपने अपने इन शब्दों का लाभ लेने से पीछे नहीं हटती और इनका लाभ मिलता है, ये क्या निश्चित मानते है। हैं कि अब भाजपा की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है? देखिए, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आज महंगाई चरम सीमा पर है। देश का युवा जो है जगह जगह जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या किसी की भी सरकार है उसके प्रति आक्रोशित है, लटका रहा है, पिटाई ले रहा है, जूझ रहा है। ये एक ज्वलंत मुद्दा है। मानते हैं अगर महंगाई और बेरोजगारी अगर मुद्दा रहा तो क्या भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है 24 में? 100%। 24 तो अभी दूर है। अभी प्रदेश की सरकारों का चुनाव है। गुजरात इनके लिए एक बड़ी मुसीबत सामने आ जाएगा। एक गुजरात का मुद्दा आएगा जहां पर इन्होंने सरकार किसी भी रूप में बना ली है, या ये कहें कि उन सरकारों का, अगर मैं ये कहूँगा तो ये कहा जाएगा कि मैं पक्ष ले रहा हूँ। चीर हरण करके सरकारें बनाई गई हैं। सरकारों को जब बनाया गया है उसके परिणाम अगर इन्होंने इन मुद्दों को हल नहीं किया तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए ये एक आक्रोशित चुनाव होगा। ये किसी एक पार्टी का बहुत बड़ा उसने बहुत अच्छा किया पक्ष में नहीं हो। इनकमिंग जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, क्या मान रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है 24 का बीजेपी के लिए? देखिए, सेमीफाइनल तो अभी आज नहीं कह सकते क्योंकि उस समय परिस्थितियां कुछ अलग हो जाएंगी और लोग जो है आक्रोशित 24 के लिए हैं, लेकिन एक पर्दे पर रील जरूर चलेगी, एक पिक्चर जरूर चलेगी, एक पिक्चर जरूर देखी जाएगी कि इतना जितना सहज और सहज भाव से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ले रही है वो उतना सहज होने वाला नहीं है। नहीं होने वाला नहीं। नुकसान हो सकता है बीजेपी को 100%। मैं जो कहता हूं वो आधारभूत बातें कहता हूं और आधार मेरा आपके चैनल के प्रमाण है। सरकार पुल नहीं बना पाई क्या बीजेपी 24 में? अगर इन मुद्दों को, बेरोजगारी, महंगाई और आरक्षण, इन तीनों मुद्दों को, ये तीनों मुद्दे सरकार के लिए नासूर हैं। अगर सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और इनको हिंदू मुस्लिम करके करना चाहा तो ये नासूर जो है जहर बनेगा। धन्यवाद। आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ रहे अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह भदौरिया, जो कि वृंदावन संत गुरु नानक देव जी के गुरु शंकर देव जी के कार्यक्रम में पहुंचे। लेकिन इस बीच हमने उनसे बात की और बातचीत के दौरान हमने उनसे राजनीतिक बात भी की है। और राजनीतिक बात क्योंकि वो एक तरह से राजनीतिक विश्लेषण भी है। आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा 24 में अगर जीतना चाहती है तो उसे आरक्षण, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को पहले सॉल्व करना होगा। उन्होंने आने वाले राज्यों के जो चुनाव हैं उसके लिए भी भाजपा को खतरा बताया है कि आने वाले समय में इन राज्यों में होने वाले चुनाव में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं हो सकती है, बशर्ते कि भाजपा जो ज्वलंत मुद्दे हैं जब तक उनको सॉल्व नहीं करेगी। अब देखना होगा कि 24 पर भी सबकी नज़र है, आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी। बहरहाल राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने नज़रिए से अपनी अपनी राय दे रहे हैं। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।
मेहता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर मथुरा में प्रसूति एवं स्त्री रोग व निसंतान संबंधी सभी रोगों के इलाज के साथ साथ निसंतान स्त्री व पुरुषों की सभी जांचें व इलाज, सभी दूरबीन ऑपरेशन संभव। इसके अलावा घुटने कूल्हे का जोड़ बदलना, नेलिंग प्लेटिंग द्वारा जटिल फ्रैक्चर का उपचार, दूरबीन द्वारा जोड़ों का इलाज दिल्ली आगरा से आधे रेट में उपलब्ध है। नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में एक्यूबेटर, नेबुलाइजर, टीकाकरण एवं गहन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है। विशेष सुविधाएं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, डिजिटल एक्सरे, एडवांस हाई रिस्क लेबर रूम, एयर कंडीशन कमरे व वार्ड, 24 घंटे फार्मेसी उपलब्ध। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।